नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में। अभी अभी आई एक रीसेंट न्यूज़ में ये बताया गया कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक स्पेसिफिक डिवीजन में तकरीबन $80 बिलियन इन्वेस्ट होने वाला है। ये स्पेसिफिक डिवीजन को सीएमडीओ कहते हैं। सीएमडीओ का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, समझिए इस बात को। जैसे एक दवा बनाने की कंपनी है सिप्ला। सिप्ला ने काम किया, मेहनत किया, एक नए दवा का फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूले को टेस्ट किया, उसके बाद उसने उसको एफडीए के पास भेजा, वहाँ से उसको अप्रूवल आया। अब वो दवा बना के मार्केट में लेके जा सकती है। पर इंस्टेड ऑफ वो खुद दवा बनाए, वो क्या करती है, वो दूसरी छोटी कंपनीज को आउटसोर्स कर देती है ताकि वो उस केमिकल फार्मूले को यूज़ करते हुए दवा बनाएं, बना करके पैकेजिंग करें और पैकेजिंग करके डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पे दो तरह की कंपनी हो गई, सिप्ला जिसके पास लाइसेंस है उस दवा को बनाने का, और उसके बाद कंपनी जैसे पीरामल हो गई, जुबलेंट हो गई, डॉक्टर रेड्डी हो गई, डीवीज लेबोरेटरी हो गई, जो कि उस दवा को एक्चुअली बनाते हैं और बना के मार्केट में लेके आते हैं। जो खबर आई थी उसमें यह कहा गया था कि भारत एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है जिसमें दुनिया भर की जो कंपनियां हैं जो कि फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हैं, वो अपना जब लाइसेंस ले लेती हैं तब वो दवा बनाने के लिए भारत में ही आती हैं। कोविड के टाइम में हमने देखा था कि कैसे कोविड की सारी वैक्सीन्स इंडिया में ही बन रही थी। ये सेक्टर बूमिंग होने वाला है। आगे 5-10 साल के अंदर इस पर्टिकुलर सेक्टर के इस ब्रांच में तकरीबन $80 बिलियन का निवेश आने की संभावना है। आज के इस वीडियो में हम ओवरऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जानेंगे क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, साथ में इसको डिटेल में लेके जाएंगे और समझेंगे कितना परसेंट इसमें हॉस्पिटल आता है, फार्मेसी आती है और कितना परसेंट इसमें ड्रग मैन्युफैक्चरिंग आता है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपसे बस इतना निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने वीडियो पहली बार देखा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं फार्मा इंडस्ट्री को। सीडीएमओ का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली हेल्प करता है ड्रग डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में फार्मास्यूटिकल और बायोटेक कंपनीज के लिए। इम्पोर्टेंस क्यों होता है? क्योंकि इसके कारण जो मेन कंपनीज होती हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती हैं कि नई दवा कैसे बनेगी, इंस्टेड ऑफ जो दवा अप्रूव हो गई है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे आउटसोर्सिंग ज़्यादा होती है। उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को आउटसोर्स कर दिया जाता है दूसरी कंपनी को, और दूसरी कंपनी का काम होता है उसको मैन्युफैक्चर करना। अगर मेन डिफरेंस देखें फार्मास्यूटिकल कंपनीज में और सीडीएमओ में, तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करना, मार्केट करना और सेल करना जो भी दवा वो बनाते हैं। जबकि वहीं पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनीज होती है उनका काम होता है कि वो फार्मूला उनको कहीं से मिलता है और फिर वो उस ड्रग को बनाते हैं। जो फार्मा कंपनीज होती हैं उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब कि उनके पास दवा का फॉर्मूला अप्रूव्ड होता है। जबकि जो सीडीएमओ है उनके पास कोई प्रोडक्ट अपना नहीं होता, इंस्टेड ऑफ उसके कि वो किसी के बिहाफ पे उस प्रोडक्ट को बना रहे हों। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फार्मास्यूटिकल कंपनीज आगे होती हैं, ज़्यादा काम करती हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस में फार्मास्यूटिकल्स का अपना रेगुलेटरी होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। जबकि सीडीएमओ कंपनी जो क्लाइंट होता है उनका रेगुलेटरी वो फॉलो कर रहे होते हैं। रेवेन्यू मॉडल में जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है वो दवा को सेल करती है, लाइसेंस को सेल करती है और ब्रांड पार्टनरशिप को सेल करती है। जबकि सीडीएमओ का काम होता है बेसिकली उस कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस करना, यानी कि वो दवा बनाना और बना करके जो डीलर है जो उसने जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कराया है उसके पास काम करना। अगर एग्जांपल्स के लिए देखें तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, यानी कि ये ड्रग्स के ऊपर काम करते हैं, उनको अप्रूव करते हैं और फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सीडीएमओ कंपनी जैसे सिंजेन इंटरनेशनल, पिरामल फार्मा सॉल्यूशंस और जुबलेंट फार्मा को देते हैं जो कि उस ड्रग को बनाते हैं।
अब यहाँ पे आप 9 टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग को देख रहे हैं, जिसमें कि बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर डेवलपमेंट है, जिसमें कि हमने प्रमुख कंपनियों को भी लिस्ट किया है। तो ये 10 तरीके की डेवलपमेंट है, जो कि सीडीएमओ कंपनीज़ लेके चलती हैं। अब अगर पूरे फार्मास्यूटिकल वर्टिकल को देखें, तो यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट्स आते हैं, उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है हॉस्पिटल का। तो हॉस्पिटल जो प्राइवेट हेल्थ केयर होते हैं, उनको अगर देखें तो वो तकरीबन 2020 में 62 बिलियन पे थे, जो कि 2023 में बढ़ के 132 बिलियन पे चले गए हैं। सेकंड नंबर पे फार्मास्यूटिकल्स आता है, जिसकी बात अभी हम आपको कर रहे हैं, जहाँ पे कि इंडिया इमर्ज कर रहा है एज अ ग्लोबल वैक्सीन हब, जहाँ पे कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने वो काम किया है कि ग्लोबली कोई भी कंपनी होती है, जब वो अप्रूवल ले लेती है किसी ड्रग को बनाने का, उसके बाद वो इंडिया में आउटसोर्स करती है ताकि इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके। तीसरे नाम पे अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें तो डायग्नोस्टिक्स आता है। उसके बाद पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन एंड फंक्शनल फूड्स आते हैं, और फिर वेलनेस एंड फिटनेस आता है। पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन की बात करें तो ये तकरीबन 16% के सीएजीआर से इंक्रीज कर रहा है, और वहीं फिटनेस एंड वेलनेस की बात करें तो ये तकरीबन 27% की सीएजीआर से बढ़ रहा है, जो कि 12 बिलियन हो जाएगा 2025 के खत्म होते होते। अब अगर जो बूम देखें अगर पूरे हेल्थ केयर में, तो इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर प्रोजेक्टेड है तकरीबन 638 बिलियन होने के लिए 2025 तक, जो कि सिर्फ 372 बिलियन था 2023 में। अगर हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट देखें तो वो 10.60% के रेट से इंक्रीज कर रहा है। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को देखें, जिसकी बात हम कर रहे हैं, सीडीएमओ की बात कर रहे हैं, वो तकरीबन 20% की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। सी आर ए एम एस की बात करें तो वो 2x बिजनेस में इंक्रीज कर रहा है। मेडिकल टूरिज्म जो है वो 2x बिजनेस से इंक्रीज कर रहा है। और वेलनेस एंड हेल्थ एंड वेलनेस हमने पहले भी देखा था, 15 to 20% के CAGR पे ग्रोथ हो रही है। अब अगर टोटल इंडियन हेल्थ केयर को देखें तो वो कैसे रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, अगर उसका चार्ट देखें तो 2016 में तकरीबन 110 बिलियन यूएस डॉलर्स का ये बिजनेस चल रहा था, जो कि 2023 कंप्लीट करते करते में तकरीबन 372 बिलियन डॉलर्स के ऊपर गया। यानी कि सीएजीआर तकरीबन अगर आप देखिए तो लेस देन 10 इयर्स तकरीबन 22.5% का सीएजीआर हुआ। इंडियन हेल्थ केयर जो मार्केट है वो तकरीबन 17% की सीएजीआर से 10 इयर्स में इंक्रीज किया। वैल्यूड एट तकरीबन 110 बिलियन 2016 में, वो प्रोजेक्टेड है बाय एंड ऑफ 2025 638 बिलियन डॉलर्स के पहुंचने का अनुमान है। तकरीबन 6 टाइम्स इंक्रीज दे रहा है ये। अब अगर सीडीएमओ मार्केट को देखें, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो लेते हैं दवा को बनाने के लिए, उसमें अगर टॉप कंपनीज की बात करें, कंट्रीज की बात करें, तो इंडिया नंबर 3 पे इस समय चल रहा है। अगर 2023 की बात करें तो 2023 में इंडिया 15.6 बिलियन डॉलर्स पे था, जो कि आगे बढ़ के 2028 में अगर आप देखिए तो ये 26.7 बिलियन पे था। और 2029 का जो फोरकास्ट है उसमें अगर देखें तो इंडिया चाइना को बीट करते हुए सेकंड सबसे बड़ी कंट्री बनेगा, जो कि इस इंडस्ट्री में होने वाली है। अब जब फार्मास्यूटिकल की बात शुरू होती है, हेल्थ केयर की बात शुरू होती है, तो वहाँ पे 3 बेंचमार्क मिलते हैं। एक बीएससी हेल्थ केयर मिलता है, एक निफ्टी हेल्थ केयर मिलता है, और एक निफ्टी फार्मा मिलता है। एक-एक करके तीनों को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बीएससी हेल्थ केयर को देखते हैं। ये बीएससी ऑल कैप से उठाए हुए वो कंपनी होते हैं जो कि हेल्थ केयर सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। यानी बीएससी ऑल कैप्स मतलब बीएससी 500, और उसमें जितनी कंपनियाँ हेल्थ केयर सेक्टर में आती हैं। इसको लॉन्च किया गया था 1999 को, और तकरीबन इसका जो कंपनीज़ होती हैं वो तकरीबन 99 कंपनीज़ होती हैं जो कि इसके अंदर आती हैं। अगर इसकी परफॉर्मेंस देखिए तो यहाँ पे ईयर टू डेट की परफॉर्मेंस देखिए तो तकरीबन -15.47% पे चल रहा है, और जो प्राइस रिटर्न की बात करें तो 15.60% की बात पे चल रहा है। ईयर टू डेट मतलब पिछला 3 महीना, जनवरी, फरवरी और मार्च।
पर अगर लॉन्गर टाइम पे आप इस बेंचमार्क को देखिए तो इस बेंचमार्क ने उतना ही ग्रोथ दिया जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे। तकरीबन 23.95% का टोटल रिटर्न और प्राइस रिटर्न 23.17% का दिया है। कंपनीज कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर, तो वो है सन फार्मास्यूटिकल, सिप्ला, मैक्स हेल्थ केयर, डिविस लेबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डी, अपोलो, ल्यूपिन, इस तरह की कंपनियां आती हैं। कोई अलग से सीडीएमओ का सेक्टर तो नहीं मिलता, पर जब हम फार्मास्यूटिकल बात करते हैं तो इसमें दोनों ही कंपनियां आती हैं। जो ड्रग को डेवलप करेगा वो भी आती है, और जो ड्रग को मैन्युफैक्चर करेगा वो भी आता है। पूरा का पूरा सेक्टर 100% हेल्थ केयर के अंदर। एक बार डिटेल में देखते हैं बीएससी हेल्थ केयर का चार्ट और अंडरस्टैंड करते हैं कि एक साल में इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। हम यहाँ पे प्राइस देख रहे हैं और यहाँ पे 1 ईयर की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। देखिए अक्टूबर के टाइम में सारे ही जो बेंचमार्क्स थे वो नीचे जाना शुरू हुआ था, पर जो बीएससी था, जो ये हेल्थ केयर है, उसकी आप चार्ट देख सकते हैं, वहाँ भी इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी रही है। जहाँ सभी चार्ट्स ने अपना ईयरली जो वीक 52 का लो बनाया था, वहीं पे इसने जनवरी के मंथ में अपना जो 1 ईयर का हाई बनाया। थोड़ा-सा इसमें सेलिंग का प्रेशर आया था जनवरी के एंड में, पर उसको भी करते हुए इस समय तकरीबन ये 41,421 के ऊपर चल रहा है। अगला जो इंडेक्स हम देखेंगे वो है निफ्टी हेल्थ केयर। निफ्टी हेल्थ केयर बेसिकली डिज़ाइन किया गया था ताकि उन कंपनीज़ को रिफ्लेक्ट कर सके जो हेल्थ केयर कंपनीज़ में होती हैं। यानी 20 ऐसी कंपनीज़ जो कि ट्रेडेबल हैं, एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। रिटर्न की बात करें तो यहाँ का रिटर्न देखिए ईयर टू डेट थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है देखने में। इसने -8.50 का प्राइस रिटर्न दिया है और टोटल रिटर्न -8.32 का दिया है। फिर भी अगर 5 इयर्स का देखें यानी लॉन्ग टर्म का देखें तो ये वैसा ही लग रहा है जैसा कि हमने फार्मास्यूटिकल मार्केट की बात की थी। जो कंपनीज आती हैं यहाँ भी सन फार्मास्यूटिकल आता है, मैक्स हेल्थ केयर आता है, सिप्ला आता है, डीवीज आता है। यानी कि सिप्ला वो कंपनी हुई जो कि ड्रग को बनाएगी, जो कि मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर तो नहीं पर जिस जो ड्रग को आइडेंटिफाई करेगी नए दवा को, और वहीं डीवीज लेबोरेटरी वो कंपनी हुई जो कि उस दवा को मैन्युफैक्चर करेगी। यानी कि दोनों ही वर्टिकल में आपका पैसा लगा होगा, जो क्रिएट करेगा और जो उसको डिलीवर करेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं निफ्टी हेल्थ केयर का चार्ट, और यहाँ पे हम पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। अगर 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये तकरीबन जनवरी में ही आकर के ये नीचे जाना शुरू हुआ था। अगर डिप देखें कितना ये नीचे गया तो तकरीबन आप देख सकते हैं ये 14% का डिप इसको लगा था। पर 14% का डिप लगने के बाद ये मार्च से ऊपर जाना शुरू हुआ और इस समय ये ट्रेड कर रहा है 13,704 के ऊपर। इसने अपना जो जनवरी है उसमें ईयर का हाई लगाया था, जबकि सारे ही जो स्टॉक्स थे वो अक्टूबर से हिट होना शुरू हुए थे, पर सारा पैसा ऐसा लगता है कि कन्वर्ट करके फार्मास्यूटिकल वर्टिकल में डाला गया है। तो 19% का लॉस लेने के बाद इस समय अगर इसका देखें तो ये तकरीबन 3 मार्च से लेकर के ये अभी तक में 24 मार्च में 11% की रिकवरी दिखा चुका है। 19% का लॉस और 11% का प्रॉफिट यहाँ पे ये दिखा चुका है। तीसरे बेंचमार्क जिसकी हम बात करेंगे वो है निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा एक अलग बेंचमार्क है जिसमें कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को इकट्ठा किया जाता है। इसमें 20 कंपनीज लिस्टेड होंगी जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल वर्टिकल में आएंगे। रिटर्न का देखें तो रिटर्न तकरीबन उतना ही आपको मिलेगा देखने के लिए, उतना ही लॉस है ईयर टू डेट में -9.72, और अगर 5 इयर्स का देखें तो तकरीबन 24% के रिटर्न के ऊपर ये चल रहा है। कंपनीज देखें तो तकरीबन सिमिलर टाइप की कंपनीज आपको मिलेंगी। सन फार्मा मिलेगा, सिप्ला मिलेगा, डीवीज मिलेगा। इसके जो वेटेज हैं वो थोड़े डिफरेंट हुए हैं। अगर आप पीछे का देखेंगे डेटा तो वहाँ पे थोड़े से इसके वेटेज डिफरेंट हुए हैं। हम देख रहे हैं निफ्टी फार्मा का चार्ट। निफ्टी फार्मा का चार्ट अगर 1 साल के डेटा के लिए देखें तो ये भी तकरीबन उसी तरीके का देखने में लग रहा है। जो डेटा था वो अच्छा चल रहा था, 15 अक्टूबर के बाद ये थोड़ा सा डिप लेना शुरू किया। अगर लॉस देखें तो ये 8.40% का लॉस लिया था। लॉस लेने के बाद ये ऊपर जाना शुरू हुआ। ऊपर देखें ये कितना गया था तो तकरीबन ये
8% का वापस इसने जंप अटेंड किया और फिर ये 3 जनवरी से इसने थोड़ा सा हिट लिया है। 3 जनवरी से अगर इसका लॉस देखें तो ये तकरीबन 15% का लॉस लेके चल रहा है। और रिकवरी की बात करें तो रिकवरी अगर यहाँ से देखें, इसके जो मैक्सिमम लॉस हुआ था वहाँ से इसने 9.63% का रिकवरी वापस ले भी लिया है। तो टोटल जो लॉस अगर आप अक्टूबर से अभी तक का देखेंगे तो इस बेंचमार्क को 16% का लॉस हुआ है, जो कि 9% के आसपास इसने रिकवर कर भी ली है। अभी तक हमने जो डेटा देखा उसमें बीएससी हेल्थ केयर, निफ्टी हेल्थ केयर और निफ्टी फार्मा था। अब यहाँ पे इस स्क्रीन पे हम तीनों के रिटर्न लगाते हैं, ताकि अगर आप पीछे का रिटर्न भूल गए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर बीएससी हेल्थ केयर को देखें तो बीएससी हेल्थ केयर ने तकरीबन ईयर टू डेट में 15.47 और 15.60 का लॉस लिया है। वहीं पे अगर निफ्टी हेल्थ केयर को देखें तो निफ्टी हेल्थ केयर -8% पे है। वहीं निफ्टी फार्मा देखें तो निफ्टी फार्मा -9.72% पे है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टाइम तक रहना चाहते हैं तो ये देखिए ये 5 इयर्स है। 5 इयर्स में 23.95% और 23.17%। सिमिलर ही तकरीबन रिटर्न चल रहा है। निफ्टी हेल्थ केयर ने 25.44% और निफ्टी फार्मा ने 24.12% का रिटर्न दिया है। अब जो तीनों बेंचमार्क्स हैं उन तीनों बेंचमार्क के ऊपर चलने वाले म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं। बीएससी हेल्थ केयर क्योंकि पुराना म्यूचुअल फंड है, इसलिए इस पे बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि रन कर रहे हैं। अगर आप रिसेंट में देखना चाहते हैं तो आपके पास एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड है, जो कि अभी 1 ईयर से रन कर रहा है। जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने तकरीबन 38.54% का रिटर्न दिया है और 1623.75 करोड़ का एयूएम है। उसी के साथ वाइट ओक कैपिटल फार्मा है, जो कि तकरीबन 30% का वो भी रिटर्न दे रहा है। वहीं अगर 5 इयर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे तकरीबन 5 म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे जो कि 5 इयर्स से ऊपर चल रहे हैं और उनका रिटर्न भी जैसा बेंचमार्क दिखा रहा था तकरीबन वैसा ही दिख रहा है। 26 से लेकर के 31% के आसपास में आप लेके चलिए। तो 1 ईयर का अगर आप मैक्सिमम पकड़िए तो 31% है, अगर 5 इयर्स का पकड़िए तो भी 31% है और अगर उससे लंबा रुकना है 10 इयर्स का तो ये 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें कि जो मैक्सिमम है वो निपॉन इंडिया फार्मास्यूटिकल का है जो कि 14.35 है। अगर जब से लॉन्च हुआ है तब से रिटर्न्स देखें तो ये क्योंकि नया लॉन्च है, इसने 38.54% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। वहीं निफ्टी हेल्थ केयर पे देखें तो यहाँ पे 3 म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं, कोटक हेल्थ केयर, क्वांट हेल्थ केयर और आईटीआई फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड्स। जिसमें कि रिटर्न देखें तो तकरीबन आईटीआई फार्मा हेल्थ केयर फंड का 17.85% का रिटर्न है और 3 इयर्स का देखें तो तकरीबन 20.47% का रिटर्न है। यहाँ पे जब से लॉन्च किया गया तब से 16%, 24% और 22% का रिटर्न इसने दिया है। निफ्टी फार्मा पे एक ही म्यूचुअल फंड हमको मिला जो कि टाटा इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड है, जो कि अभी 5 ईयर से रन कर रहा है। 1 ईयर में इसने 15.92, 3 इयर्स में 20.37 और 5 इयर्स में 28.17 का रिटर्न दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस पूरे प्रेजेंटेशन से डिटेल से आपको समझ में आया होगा फार्मा इंडस्ट्री के बारे में और आपको मदद मिलेगी ताकि आप जान सकें कि फार्मा इंडस्ट्री क्या है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन करना तो म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जानते हैं कि अब मैन्युफैक्चरिंग फंड में है, अगर ट्रांसपोर्ट में है, लॉजिस्टिक्स में है, आईटी कंपनी में है, तो फार्मा भी एक ऐसा वर्टिकल है जो कभी नहीं सोता। चाहे रिसेशन चल रहा हो, चाहे महामारी आई हुई हो, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हमेशा चल रही है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होती जा रही हैं, वैसे वैसे ये इंडस्ट्री बूम करती जा रही है। आने वाले 2030 में, 2035 में ये इंडस्ट्री अच्छा और अच्छा करेगी और यहाँ से एक अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। हमने पूरा वीडियो बनाया ताकि आप पूरी फार्मा इंडस्ट्री को समझ सकें, ग्रोथ को देख सकें और फिर आपको म्यूचुअल फंड सिखाए ताकि आप डिसाइड कर सकें कि अगर आपको इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है तो आपको समझ में आ सके कि फार्मा में इन्वेस्ट करना इस समय एक अच्छा सौदा बन सकता है।
डिटेल लेके आए आपके लिए ताकि आप समझ सके। इसको एक एजुकेशनल वीडियो की तरह लीजिएगा, समझिएगा और फिर ही निवेश करिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने वीडियो पहली बार देखा है, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।